हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज का जो क्लास होने जा रहा है अम्ल, क्षार एवं लवण का रासायनिक गुणधर्म का क्लास होने जा रहा है, जो कि आप देख पा रहे हो अम्ल क्षार के रासायनिक गुणधर्म। और यहां से आपके एग्जाम में बहुत सारी बातें डायरेक्ट आते हैं। इससे पहले कुछ बातें आपको बता देना चाहते हैं कि आपको इससे जो पहले 2 लेक्चर हुआ है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप जरूर जाके देख लें, क्योंकि वहां पे बहुत सारी बातें मैंने आपको समझा रखा है। क्योंकि वहां पर जो बातें मैंने समझाया था, आर्रेनियस का सिद्धांत को समझा रखा है। उसके बाद वाले लेक्चर जो है, फर्स्ट लेक्चर में जो है मैं प्रबल अम्ल कौन कौन है, उसके बाद दुर्बल अम्ल कौन कौन है, इसी के साथ तनु अम्ल किसे कहते हैं, उसके बाद सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, इसी के साथ प्रबल क्षारक कौन होता है, दुर्बल क्षारक कौन कौन होते हैं, उसके बाद क्षार क्या होता है, उसके बाद हमने आपको बताया था साल्ट क्या होता है। अगर उन सारे बातें को आप समझ जाओगे तो यहाँ पे समझने में आपको उतनी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं। और आज के क्लास के अंतर्गत हम क्या सीखेंगे इसकी आपको मैं थोड़ा बतला देता हूं। आज के क्लास तो बिहार बोर्ड क्लास 10 का 2027 के लिए इंपॉर्टेंट है ही आज का लेक्चर, क्योंकि यहां पर हम सीखेंगे अम्ल क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। उसमें पहला जो गुणधर्म हम लोग सीखने जा रहे हैं वो क्या है, धातु के साथ अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया। उसके बाद हम देखेंगे कि भैया धातु के साथ, है ना, हमारा जो अम्ल अभिक्रिया करता है कौन से धातु, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और धातु कार्बोनेट का किसके साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया। लेकिन यहां पर एक बात आपको समझना है कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं होता है, यहां पर अम्ल के साथ ही अभिक्रिया होता है। और क्या क्या उत्पाद बनता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी हम लोग सीखेंगे। लेकिन इससे पहले आपको हम बता देते हैं कि अभी तक अगर आपने बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करो ताकि और भी बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प हो सके। और कॉपी पेन लेके जरूर बैठा करो ताकि जो भी मैं बताऊं और जिस चीज को मैं बताऊं कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको लिख लिया करो। तो चलिए आज की क्लास को आरंभ करते हैं और अच्छे से समझते हैं, महसूस करते हैं आज की क्लास को। तो यहां पर अम्ल क्षारक एवं लवण में जो पहला पॉइंट है अम्ल तथा क्षारक का धातु के साथ अभिक्रिया, तो पहले जो धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे किसका करवाएंगे, तो अम्ल का करवा के देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्षारक का करवा के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुभ काम में विलंब नहीं करते हैं। तो पहले जो बातें हैं, क्या बातें हैं भैया जी, अम्ल की। तो यहां पे लिखना है अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया करवा के हम लोग देखेंगे। अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया करवा के हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो अम्ल हम लेंगे वो कौन सा लेंगे, कौन सा धातु लेंगे, हर एक स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो पहला अम्ल हम ले रहे हैं, वो ले रहे हैं क्या, तो एग्जाम्पल नंबर 1 की हम बात करें तो अम्ल कौन सा है, H2SO4। H2SO4 कैसा अम्ल है, तो बहुत तनु है, इसको एक्वस लिख सकते हो, एक्यू, है ना, तनु अम्ल है, डाइल्यूट है। और इसकी अभिक्रिया करवा देना है हमें धातु के साथ, क्योंकि अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं हम लोग। धातु कैसा होता है, सॉलिड होता है। जब ये दोनों परस्पर अभिक्रियाएं करेंगे ना तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए जिंक है SO4 के साथ जुड़ जाएगा, अब बना देगा ZnSO4। क्या बना देगा, ZnSO4 बना देगा। ये जो ZnSO4 होता है ना, एक सेकेंड, ZnSO4, ये ZnSO4 जो होता है आपको ध्यान में रखना है कैसा होता है, तो ये जो होता है एक्वस फॉर्म में होता है, ठीक है। और यहां पर एक गैस बनती है जिस गैस का नाम है H2। क्या नाम है, H2। इस H2 गैस से आप परिचित होंगे, ये H2 गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पर H2SO4 के साथ जिंक ने अभिक्रिया करवाया, मतलब जिंक के साथ अभिक्रिया करवाया, ZnSO4 बना, H2 बना। तो यहां पर आपको क्या देखना है, यहां पे देखना जो है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है, देखिए ये क्या है, अम्ल, ये अम्ल है भाई साहब।
और ये क्या है, धातु। दोनों परस्पर अभिक्रिया किए हैं। और ZnSO4 क्या है, तो ध्यान रखिएगा भैया, ये जो है ना, ये लवण है। और इसी के साथ हाइड्रोजन गैस से तो आप परिचित ही हैं। हाइड्रोजन गैस से तो आप परिचित हैं, एकदम परिचित हैं। ध्यान रखिएगा, क्या देखे हो, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया किया है, लवण बना है, हाइड्रोजन गैस बना है। ठीक है, अब यहां पर क्या निष्कर्ष आया कि अम्ल के साथ जब धातु अभिक्रिया करता है, लवण हाइड्रोजन गैस बनता है, तो क्या ये चीज हम मान लें? नहीं, हम एक दो और प्रयोग कर लेते हैं, एक दो और उदाहरण देख लेते हैं। हम HCl को ही क्यों लें, हम मतलब H2SO4 को ही क्यों लें, हम HCl को ले लेते हैं। क्या इसमें भी होगा? देखिए तो, देखिए, है ना, एक बार कोई अभिक्रिया करवा के हम कैसे मान लें। तो इसके लिए हम फिर इसी जिंक को लेते हैं, जिंक भैया को लेते हैं सॉलिड रूप में, और इनको बोलते हैं भैया अभिक्रिया करके दिखाओ। तो ये दोनों अभिक्रिया करके दिखलाएंगे हमको। यहां पर क्या होगा, Zn क्लोरीन के साथ जुड़ के गठबंधन की सरकार बना के, ठीक है, ZnCl2 का निर्माण करती है, और जिंक क्लोरीन के साथ जुड़ गया, बचा हाइड्रोजन, तो भैया H2 का निर्माण होता है। H2 क्या है, गैस, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हो, यहां भी क्या लिख सकते हो, जो निष्कर्ष निकला है, निष्कर्ष ये लिखना है कि अम्ल धातु के साथ यहां भी अभिक्रिया किया है, तो भैया यहां भी परिणाम ZnCl2 क्या है, लवण है भैया, और हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है। यानी दूसरे नंबर के भी जो मैंने एग्जांपल लिया है ना, उदाहरण लिया है, इसमें भी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया किया है, लवण हाइड्रोजन बना है, हाइड्रोजन गैस बना है। यहां भी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया किया है, लवण और हाइड्रोजन गैस बना है। यानी दो एग्जाम्पल मैंने देखा अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा के धातु का, दोनों में हमें देखने को यह मिला है लवण हाइड्रोजन गैस बना है। ठीक है, तो क्या मैं हर एक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा के देखता हूं तो लवण हाइड्रोजन गैस बनता है? एक बार धातु तो मैं एक ही ले रहा हूं ना, यहां भी जिंक ले रहा हूं, वहां भी जिंक ले रहा हूं, हर जगह जिंक जिंक है। एक बार धातु को चेंज करके देखो, कहीं लवण हाइड्रोजन गैस नहीं बने, है ना। तो धातु चेंज करके देखो, आपके दिमाग में आ रहा है सर एक बार धातु चेक करके देखिए, चेंज करके देखिए, दूसरे धातु के साथ करवा के देखिए। कोई बात नहीं, अभी करवा के देखता हूं। जैसे कि यहां पे HCl, तीसरे नंबर का मैं उदाहरण लेके आपको बतला रहा हूं। तीसरे नंबर का उदाहरण को देखो, यहां पे मैंने धातु को चेंज किया, अम्ल को तो रखा यही HCl, लेकिन यहां पर धातु मैग्नीशियम ले लो। अब मैग्नीशियम भैया जो है ना, पहले चैप्टर से ही हमारे साथ है, पहले चैप्टर पहले पेज पे ही हमने मैग्नीशियम के रिबन का दहन करवाया था, वहीं से साथ है, इनको काहे के लिए छोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ अम्ल का अभिक्रिया करवाया, यहां भी क्या देखने को मिला, MgCl2 बना, MgCl2, ठीक है, और साथ में क्या बना भैया, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस यहां भी देखने को मिला, है ना। तो यहां पर एक बात आप समझो, हर एक स्थिति में अम्ल और धातु अभिक्रिया करते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। हर एक स्थिति में ये होता है, ठीक है। तो इसके हर एक स्थिति में धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करता है तो लवण हाइड्रोजन गैस ही बनता है। तो इससे ये तय हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया, धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये दिमाग में आपको बिठा लेना है, एग्जाम में सीधे ऑप्शन मतलब ऑप्शन में रहता है कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो प्रायः गैस निकलती है, ठीक है। कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और लवण का निर्माण होता है। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या निर्माण होता है, तो याद रखोगे लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसी के साथ एक बात आप देखे हो, नहीं देखे हो,
यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लंघन हो रहा है। कैसे हो रहा है? यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 है, SO4 तो ZnSO4 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दो जो आप उदाहरण देखे हो ना, एग्जाम्पल मैंने लिया है ना, इस दोनों में द्रव्यमान संरक्षण का नियम का उल्लंघन हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का उल्लंघन हो रहा है। क्यों? यहां पर देखो हाइड्रोजन 1 है, यहां पे 2 है भैया, यहां पर क्लोरीन 1 है, यहां पे क्लोरीन 2 है, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लंघन, जो कि बहुत बड़ा विनाशकारी हो सकता है। क्योंकि उन्होंने कहा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पादित तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न विनाश होता है, वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाता है। इसी के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, इसको बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि ये कंकाली है, क्योंकि ये ढांचा रासायनिक समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। और हमारे क्लास 10th के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, बिहार बोर्ड में कोई भी समीकरण को लिखोगे संतुलित जरूर करोगे, नंबर काट लेता है, ठीक है। आपको टॉपर बनना है तो टॉपर तो ऐसे नहीं बनोगे, टॉपर बनने के लिए हर एक छोटे छोटे बातों पर ध्यान देना है और हर एक छोटे छोटे बातें को अच्छे से समझना है। ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं जाना है, दिमाग को शांत रख के सोच के हर एक क्वेश्चन को बनाना है। तो देखिए यहां पर हाइड्रोजन जो है 2 है, यहां पर 1 है, तो हम भैया जी यहां पर अगर 2 लगा देते हैं तो यहां पर हमारा देख रहे हो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, संतुलित हो गया। इसी तरह यहां पे भी देखो मैग्नीशियम Cl2 है, क्लोरीन इधर 2 है, इधर 1 दिख रहा है हमको, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 1 दिख रहा है, यहाँ भी 2 लगा देते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या हो जाता है? संतुष्ट हो जाता है, संतुलित हो जाता है ये समीकरण, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या सीखा कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्या ये क्षारक में होता है? तो आइए करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो देखिए क्षारक में एक बातें ध्यान रखना है, जितने भी क्षारक हैं, अब यहां पर तो अम्ल ने धातु के साथ अभिक्रिया किया तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाया। अगर लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनाना है तो बस एक बात ध्यान रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, मोस्ट VVI, अब बिहार बोर्ड में आता ही आता है। क्या है? तो वैसे क्षारक जो धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं और लवण हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, वैसे क्षारक एक ही हैं जिनका नाम है भैया जी NaOH। क्या है? NaOH। इसको एक्वस तनु फॉर्म में ले लोगे और साथ में इसके साथ जिंक धातु को अभिक्रिया करवाओगे, तो जिंक और NaOH जब अभिक्रिया करता है तो ध्यान रखना क्या होता है, तो Na2 है ना और ZnO2 बनता है। ZnO2 लग नहीं रहा है, इसको अच्छा से लगवाते हैं, ZnO2, ठीक है, इसका निर्माण होता है Na2 ZnO2 और ये भी प्रायः एक्वस फॉर्म में ही होता है और यहां पर हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है। यहां पे ध्यान रखना, ये जो नाम आप देख रहे हो ना, ये नाम नहीं है, ये बिहार बोर्ड जो है ना इसी नाम के खातिर ही इस क्वेश्चन को पूछ देता है। ये जो Na2 ZnO2 देख रहे हो, इसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। क्या नाम है? देख रहे हो लाइन कभी कभी जो है ना, सोडियम जिंकेट, जिंकेट क्या है? सोडियम जिंकेट है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या, देखिए यहां पे अच्छे से देखिए, यहां पे यहीं पे देखना है आपको, ये क्या है? क्षारक है और ये क्या है? धातु है। और क्षारक धातु जब अभिक्रिया किया है तो यहां पे ध्यान रखना है, सोडियम जिंकेट एक लवण है, ठीक है। और भैया जी इनको तो आप जानते ही, हाइड्रोजन है, साथ में गैस फॉर्म में हाइड्रोजन गैस है। क्षारक धातु के साथ अभी क्या किया? लवण और हाइड्रोजन गैस बना, लेकिन एक ही क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक ही धातु जिंक जो अभिक्रिया करके लवण बना पाता है, हाइड्रोजन गैस निकाल पाता है, उसका नाम है जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो लवण बनता है ना, सोडियम जिंकेट बनता है, और जो उत्पाद जो वहां बना हाइड्रोजन गैस, यहां भी बना हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर इसको दिमाग में सेट कर लो, यहां पर ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है, एक ही एग्जाम्पल है। एक जो है ना
ये अनेक के बराबर है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड को बहुत मजा आता है पूछने में। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं भी आई, एम लगा दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, एम भी आई। ठीक है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको दिमाग में सेट कर लो। सोडियम जिंकेट ये भी सेट कर लो, बिहार बोर्ड में बहुत बार आया है, अब बहुत बार पूछ दिया गया है। ठीक है, उसको दिमाग में बिठा लो, यहाँ स्टार लगा देते हैं। ठीक है, इतने जोर दे रहा हूं तो इस जोर में, जितने जोर से और जितने बार मैं इसको रिपीट किया हूं, इंपोर्टेंट है तो जरूर इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ये सारी बातें आपने देखा कि अम्ल जब भैया जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो एक ही ऐसा धातु है जो क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है, लवण हाइड्रोजन गैस बनाता है। लेकिन हम कैसे मान लें भैया जी कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है? जितने अम्ल और क्षारक अभिक्रिया किए हैं धातु के साथ, क्या सही में हकीकत में हाइड्रोजन गैस निकला है? तो इसके परीक्षण हम करेंगे। अब परीक्षण करके हम देखेंगे कि भैया सही में निकलता है कि नहीं निकलता है। तो आइए परीक्षण करके देखें। तो इसके लिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है। इस डायग्राम में ये जो देख रहे हो ना आप, यहाँ पे देखो आप, ये जो है प्रायः ये क्या है? HCl है। इसमें जिंक के टुकड़े हैं। अब तुम सभी जानते हो HCl एक्वस फॉर्म में जब होता है और जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो ZnCl2 बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनता है। तो हाइड्रोजन गैस बनता है तो इसमें भी हाइड्रोजन गैस बनेगा, और जब बनेगा तो ये हाइड्रोजन गैस इस टेस्ट ट्यूब के इस पाइप से होते हुए, अब यहाँ पे एक बात मैं नहीं बताया, ये जो आप विलियन देख रहे हो ना, ये कंटेनर में ये जो विलियन है साबुन का विलियन है। किसका विलियन है? साबुन का विलियन है। अब बचपन में तुमने है ना बबल्स उड़ाया होगा, फूका होगा, बहुत सारे गुब्बारे निकले होंगे। ठीक है, वहां भी क्या होता है, साबुन के घोल और चीनी को मिला दे दिया जाता है। यहाँ पे हमने साबुन का घोल लिया है। क्यों लिया है अभी बताएंगे क्योंकि हमें हाइड्रोजन गैस की क्या करना है, जांच करना है कि भैया सही में हाइड्रोजन गैस निकलता है कि नहीं निकलता है। क्योंकि हम किसी चीज को जांचते हैं और देखते हैं, पहले इस्तेमाल करते हैं फिर विश्वास करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो बबल्स तो निकलेगा, जब ही गैस आएगा बबल्स बनेगा, ये बबल्स बन के ऊपर उठेगा, इस बबल्स के पास जलती हुई कैंडल को ले जाएंगे तो यहाँ पे एक विस्फोट होगा, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा विस्फोट होगा, और उसमें से एक साउंड निकलेगा, पॉप साउंड। पॉप साउंड है ना, यानी फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले के पास जलती हुई मोमबत्ती को ले जाते हैं तो भैया पॉप साउंड या फट फट की आवाज के साथ ये जलती है। ठीक है, जल उठती है। तो इस परीक्षण से हमने इस चीज को सिद्ध कर दिया, साबित कर दिया कि भैया धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलते हैं, धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इतनी बातें को आपने अच्छे समझा होगा, बहुत ही अच्छे समझा होगा। अगर नहीं समझा है तो बिहार एग्जाम पोर्टल का ये जो चैनल है और जिस पे आप ये लेक्चर को देख रहे हो, उसके कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर नहीं समझ में आया है फिर मैं आपके लिए 24/7 उपलब्ध हूँ, फिर अच्छे समझाऊंगा आपको। अगर आप ऑफलाइन में जुड़े हो हमसे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने समझ लिया, क्या समझ लिया? यहाँ पर अम्ल तथा क्षारक का धातु के साथ अभिक्रिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब अम्ल का धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवा के देखते हैं। यहाँ पर अम्ल ही लिखा है, क्षारक नहीं लिखा है, अम्ल तथा क्षारक नहीं लिखा है, क्योंकि अम्ल के साथ ही धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रायः अभिक्रिया करते हैं। इसको अच्छे समझते हैं। देखिए यह अभिक्रिया क्षारक में नहीं होती है, इसलिए नहीं लिखा है, ध्यान में रखना है आपको देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट। थोड़ा सा ही, अरे भैया देखो देखो गड़बड़, इसको फिर से लिखना पड़ेगा, डबल डबल मेहनत हो जा रहा है देखिए थोड़ा नीचे करके ही लिख देता हूं, अम्ल के साथ धातु
कार्बोनेट की अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिए, अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया, अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया करवाएंगे तो अम्ल के साथ कौन से धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया करवाएंगे, तो देखिए इस अभिक्रिया को हम लिखते हैं। तो पहला नंबर जो हमारा है, ठीक है, इसमें भैया जी HCl को लेते हैं और ये भी एक्वस फॉर्म में होगा, और धातु कार्बोनेट में Na2CO3, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को लेते हैं, Na2CO3 को लेते हैं, ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। जब इसकी अभिक्रिया होती है ना, तो क्या होता है, ध्यान रखना, ये जो सोडियम है ना, ये मजबूरी में CO3 के साथ जुड़ा है। सोडियम क्लोरीन जो होते हैं ना, सच्चा साथी होते हैं, बचपन के दोस्त होते हैं। जब भी सोडियम क्लोरीन को देखता है, दोनों जुड़ के बना देता है NaCl। क्या बना देता है, NaCl बना देता है। क्या बना देता है, NaCl बना देता है। और ये भी कैसा बनता है, ध्यान रखेंगे, एक्वस विलय अवस्था में बनता है। अब यहां पे देखो HCl है, इस HCl में से Cl जाकर के सोडियम से जुड़ करके NaCl बना दिया। अब यहां पे देखना है आपको कि भैया जी यहां पर CO3 है, इसमें से CO2 निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है, और बचता है हाइड्रोजन। तो यहां पर एक बचता है ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन बच गया, O3 में से 2 O निकल गया, तो भैया एक O है, और यहां से हाइड्रोजन आकर के 2 हाइड्रोजन से जुड़ के, ठीक है, H2O जल का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है, जल का, H2O लिक्विड फॉर्म में ये बन जाता है। अब देखिए यहां पे क्या देखने को मिला आपको, देखने को ये मिला कि भैया जी अम्ल जब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया किए हैं, तो लवण, उसके बाद ये CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड गैस तथा जल का निर्माण होता है। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ में जल बनता है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है इसको हम समझते हैं। तो हमने धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवा दिया, अब हम करवाने जा रहे हैं। अब देखिए यहां पर आपको एक बात और समझना है, यहां भी द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं होते हुए हमको दिख रहा है। हमें बहुत सोच समझ के चलना है, हर एक छोटे छोटे बातें को ध्यान रखना है। यहाँ पे HCl देखिए, हाइड्रोजन कितना है भैया जी, इधर 2 है, उधर कितना है, 1 है। तो यहाँ तो गड़बड़ सीधे दिख रहा है, तो इस गड़बड़ को सीधे यहाँ पे 2 लगाओ। अब ये 2 हाइड्रोजन बात सही है। अब यहाँ पे देखिए, अब 2 क्लोरीन हो गया भैया जी, तो 2 क्लोरीन, इधर 1 ही क्लोरीन है, यहां भी आप 2 लगा दो, आंख बंद करके 2 लगा दो। अब देखो यहां पर थोड़ा जगह कम है, इस जगह को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। तीर भैया को छोटा कर देते हैं। तीर को जब छोटा करते हैं तो यहाँ पे 2 आसानी से लिखा जाएगा। अब देखिए सोडियम भी इधर 2 था, सोडियम भी इधर 2 हो गया, क्लोरीन इधर 2 हो गया, क्लोरीन इधर 2 हो गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पालन हो गया, ठीक है। ये संतुलित हो गया, और संतुलित था जो कि गड़बड़ है, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो पढ़ चुके हैं, तो भैया संतुलित करना तो जरूरी है। बिहार बोर्ड वाले यही चीज के लिए तो इंतजार करते हैं कि टॉपर के कॉपी में नंबर काटने में बहुत मजा आता है। आप टॉपर बनने जा रहे हो, आपके एक क्वेश्चन में कहीं गलती दिखेगा, फटाक से आप 100 आ रहा है 99 कर देगा, इसलिए गलती करना ही नहीं है। देखिए यहाँ पे गलती का मौका नहीं है। क्यों देंगे भैया मौका, रात दिन मेहनत करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे धातु कार्बोनेट है, यहाँ पे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे, NaHCO3 धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट,
ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म। अब ध्यान रखिएगा, इसका नाम जो है ना, इसका नाम बड़ा जबरदस्त है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं भैया, मीठा सोडा। ठीक है, खाने वाला सोडा भी कहते हैं, मीठा सोडा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, खाने वाला सोडा, मीठा सोडा इसका नाम है। लिख सकते हैं, जगह कम हो जाएगा। खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे अभी दोनों की अभिक्रियाएं होगी, तो HCl NaHCO3 के साथ अभी क्या करेगा, तो आप सभी जानते हो सोडियम क्लोरीन क्या है, बचपन के साथी हैं, बचपन के दोस्त हैं, दोनों सीधे मिल जाते हैं। अब मिल के क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं, और ये NaCl लिक्विड फॉर्म में बनता है। साथ में क्या होता है, CO3 है, तो भैया यहां पर CO2 गैस का निर्माण होता है। साथ में यहां पर अब क्या बच गया, हाइड्रोजन एक है और ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन एक एक दो है। ठीक है, हाइड्रोजन एक यहाँ है, एक यहाँ है, दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन बच गया है। तो भाई आंख बंद करके H2O लिख दो, लिक्विड। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या देख रहे हो आप, यहां पे जो देख रहे हो उसको लिख देना है सीधे। ये क्या है भाई मेरे, अम्ल है। ठीक है, ये क्या है, हम सभी जानते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों जब अभिक्रिया करेगा तो यहां पे देखो NaCl लवण है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, साथ में जल बना है। साथ में क्या बना, जल बना। ठीक है, अम्ल, धातु, हाइड्रोजन कार्बोनेट, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना। यहाँ पे संतुलित समीकरण है क्या, क्लोरीन यहाँ पे नहीं, गड़बड़ है, गड़बड़ तो दिख रहा है, क्लोरीन नहीं नहीं ठीक है। यहाँ पे देखो सोडियम एक है, सोडियम एक है, क्लोरीन क्लोरीन भैया ठीक है, सोडियम ठीक है। अब यहाँ पे CO, तो ऑक्सीजन कितना है, 2 1 3, इधर 3 है, कार्बन इधर एक है, इधर कार्बन एक है, बात ठीक है। इसको संतुलित नहीं करना है, इसको संतुलित नहीं करना है। ध्यान में आपको रखना है, क्या ध्यान में रखना है, जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है, लवण कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाती है। जब अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाती है। इसको ध्यान में रखना है। और कैसे समझेंगे भैया कि इस अभिक्रिया में CO2 गैस बना है, इसके लिए हम बहुत पहले ही रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में एक प्रयोग को पढ़ चुके थे। उस प्रयोग के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भैया जी इसमें CO2 गैस बना है। देखिए प्रयोग क्या है, हम तो हर एक वो चीज आपको दिखलाएंगे, समझाएंगे, ताकि आपको 100 में 100 आ जाए। अगर आप समझेंगे तो जरूर आ जाएगा, इतने अच्छे से शायद ही कोई समझा रहा होगा। बस आप एक गलत काम करते हो, क्या करते हो भैया जी, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर नहीं करते हो, ये गड़बड़ बात है। करवाओ भाई, इसको मैं एक स्टैंड से जोड़ देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा इसको, अरे रे 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 रे, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, पूरे हो जा रहा है वो, रुको रुको रुको, सिखलाऊंगा तो मैं तो अच्छे सिखलाऊंगा, वसूल है मेरा, कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, अब इसमें भैया जी क्या करेंगे, हम यहां से इस स्टैंड से इसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या किया जाएगा, यहां पर एक रबड़ के डॉट को लगा देते हैं।
रबड़ के डॉट, ठीक है, ये रबड़ का डॉट है, ये रबड़ का डॉट है, बंद है, ठीक है, इसके अंदर से कुछ निकलेगा नहीं। अब देखिए, और इसको बंद करने से पहले हमें क्या करना है, इसमें एक होल करके, क्या करके, होल करके, होल 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 करके, ठीक है, होल करके क्या करना है, इसमें एक पाइप को लगा देना है। ये पाइप जो है सीधे मानो कि इस विलियन में पहुंच गया, ठीक है, मानो कि इस विलियन में, मानो क्या पहुंच गया, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाएगा, इसमें हम यहां पर क्या लिए थे, देखिए, इसमें हमने क्या लिया था, HCl NaHCO3 लिया था, HCl Na2CO3 लिया था, कोई भी ये ले लो, सोडियम का धातु कार्बोनेट अम्ल ले लो, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, यहां पर इसमें जो विलियन है, इस विलियन में हम क्या किए हैं भैया जी, HCl डाल दिए हैं, HCl का ये विलियन है, साथ में इसमें क्या है, धातु कार्बोनेट है, Na2CO3 है, ठीक है, Na2CO3, ये दोनों जब अभिक्रिया किया है तो भैया यहाँ पे लवण बना है, NaCl बना है, CO2 बना है, H2O बना है। जब ये CO2 बनेगा, यहाँ पे CO2 गैस बनेगा, ये गैस क्या होगा, यहां से बहते हुए, यहां से बहते हुए, मतलब यहां से गैस यहां से यहां पहुंचेगा, और प्राय यहां पर जो आप विलियन देख रहे हो ना, ये विलियन किसका है, तो ध्यान रखना, ये Ca*OH के होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलियन है। किसका विलियन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, Ca*OH का होल ट्वाइस का एक्वस सोल्यूशन है, ये विलियन है, किसका है, Ca*OH के होल ट्वाइस, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये जो विलियन होता है, ये चूने का पानी है, ये क्या है, चूने का पानी है। इस चूने के पानी से जब ही CO2 टकराता है, तो हम सभी पढ़ चुके हैं, चूने के पानी से जब CO2 गैस अभिक्रिया करती है तो क्या बनती है, तो ध्यान रखिएगा, CaCO3 बनती है, ठीक है। और यहाँ पर साथ में ये सॉलिड होता है, साथ में क्या बनता है, तो CO3 ही बनता है, उष्मा उष्मा निकलता है, इसको अभी रहने दो, ठीक है, CaCO3 बनता है। और जब भी इसमें CO2 इसके साथ अभिक्रिया करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब भी CO2 अभिक्रिया करेगा, CaCO3 हो जाएगा, और इस विलियन का जो रंग है ना, ये कैसा हो जाता है, तो ध्यान रखना, इसका जो रंग हो जाता है सफेद हो जाता है, कैसा होता है, सफेद, ठीक है, कैसा हो जाता है, दूधिया, कैसा हो जाता है, तो दूधिया हो जाता है, सफेद हो जाता है, इसको ध्यान रखना है आपको। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको मैं 5 स्टार दे रहा हूं, ध्यान रखना है। तो जो धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जो अभिक्रिया हुआ है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, उसको हम एक चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, उस विलियन में एक टेस्ट ट्यूब से हम जोड़ देते हैं, धातु कार्बोनेट धातु और अम्ल के साथ अभिक्रिया हुआ है, तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के दौरान जो CO2 गैस बना है, ये CO2 गैस जब ही इस चूने के पानी से अभिक्रिया करेगा, तो हम सभी पढ़ चुके हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बन जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाती है, संगमरमर का निर्माण होता है। हम पढ़े थे दीवार की सफेदी में हम इसी का उपयोग करते हैं, चूने पानी का उपयोग करते हैं, और इसको जो है पतले कोटिंग कर देते हैं दीवार के ऊपर, और 2 या 3 दिन के बाद दीवार चमकने लगता है, श्वेत रंग का, दूधिया रंग का चमकने लगता है। तो यहाँ पे इस पानी का रंग कैसे हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। इससे हम समझ जाएंगे भैया ये जो अभिक्रियाएं हुई है, इसमें CO2 गैस का निर्माण हुआ है। तो उम्मीद करते हैं
अम्ल का धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया आपको अच्छे समझ में आया होगा। और अम्ल के साथ जो धातु कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का अभिक्रिया होता है, इसमें लवण और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। आप समझ गए हो। इसमें भी जब धातु कार्बन मतलब यहाँ पे आपको एक बात और हम यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो अभिक्रिया आप देख रहे हो ना, ये जो अभिक्रियाएं हुई है, इसमें जो CO2 गैस बना है ना, इसका उपयोग कहाँ होता है पता है? अग्निशामक में। ठीक है, अग्निशामक में। अग्निशामक यानी ये जो आप देख रहे हो ना सिलेंडर, ये थोड़ा डस्ट वस्ट लगा हुआ है, नीचे रखा हुआ है। ये सिलेंडर देख रहे हो ना, ये आग बुझाने के काम आता है। ठीक है, इसी सिलेंडर में जो है इसका उपयोग होता है, CO2 इसके अंदर भरा होता है। अग्निशामक में जो है इसका उपयोग होता है, कहीं पे आग वाग लग गया हो तो आग वाग को बुझाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अग्निशामक में इस अभिक्रिया का उपयोग करके, है ना, अम्ल का जो है NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके जो CO2 गैस बनता है, इसका उपयोग जो होता है आग बुझाने वाले सिलेंडर में भरा जाता है, अग्निशामक में भरा जाता है। और इसी के साथ आपको इसमें कोई दिक्कत अगर है तो कमेंट्स में जरूर लिखना, हम उम्मीद करते नहीं होगा। और ये जो अम्ल और क्षारक अभिक्रिया किया है, हाइड्रोजन गैस जो बना है उसके लिए हमने परीक्षण किया है, वहां पे CO2 का परीक्षण किया है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धातु ने किस तरह से हाइड्रोजन गैस बनाया है। हम उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत नहीं हुआ होगा तो बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके। मेरा एक ही संकल्प है, मैंने आपसे वादा किया है, आपको 2027 के एग्जाम में 100 में 100 दिलाना है। इसके लिए मुझे जिस लेवल पे जाकर के आपको पढ़ाना पड़े, समझाना पड़े, मैं समझाऊंगा। बस आपको पढ़ना है। ठीक है, 100% पढ़ना है, मेहनत करना है और अपने फैमिली का, अपने मम्मी पापा का, ठीक है, नाम को रोशन करना है। और साथ में जल्दी से सफलता अगर चाहिए आपको, अभी से लग जाइए, क्योंकि दुनिया में भीड़ बहुत है और भीड़ में सफल वही होता है जो रात दिन इस भीड़ को छोड़ के अकेले 10 बाय 10 कमरे में बंद हो जाता है और रात दिन मेहनत करता है। मेहनत में अकेला होता है, जब सफलता मिलती है पूरा दुनिया उसके साथ होते हैं। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। अगर सपना साकार करना है तो मेहनत तो करना होगा, मेहनत नहीं करोगे नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म और भी ज्यादा हम लोग सीखेंगे, क्या क्या रासायनिक गुणधर्म है समझेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।